अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 10 को कंप्लीट किया था। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम MCQs को डिस्कस करेंगे। आपकी बुक में जो एक्सरसाइज है उसका पहला MCQ है, ए ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रिंग हैज़ एम्पलीट्यूड A tiny spots on the string is color red. As one cycle of the wave passes, what is the total distance traveled by the red spot? Suppose कर ले, ये पहला MCQ है। सपोज कर ले ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसकी एक एंड को हमने फिक्स किया है और इस पे एक पॉइंट को या एक पोर्शन को हमने इस तरह रेड कलर कर लिया। अब अगर इसकी फ्री एंड को हम इस तरह ऑसिलेट करेंगे तो इसकी वजह से यहाँ पे वेव्स पैदा हो जाएगी। सपोज कर ले ये हमारे पास वो वेव है। अब ये वेव इस डायरेक्शन में आगे प्रोपेगेट होगी तो ये इस रेड स्पॉट से भी पास होगी। अब बुक में या MCQ में दिया गया है कि ये जो वेव हमने यहाँ पे पैदा की है इसकी एम्पलीट्यूड A है। तो जब ये सिंगल वेव, अब ये एक सिंगल वेव साइकिल है क्योंकि इसमें एक ही क्वेस्ट और एक ही ट्रफ है। जब ये सिंगल वेव साइकिल इस रेड स्पॉट से पास होगी तो ये रेड स्पॉट कितनी टोटल डिस्टेंस कवर करती है। तो इसके लिए हम इस सिंगल वेव साइकिल को 4 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। इसका जो क्रेस्ट है इसको मैं एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दूंगा। तो ये इसका हो जाएगा फर्स्ट क्वार्टर, ये सेकंड क्वार्टर। उसी तरह हम ट्रफ को भी 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे तो ये आ जाएगा थर्ड क्वार्टर और ये फोर्थ क्वार्टर ऑफ द वेव आ जाएगा। तो अब सबसे पहले इस रेड स्पॉट से या इस रेड पॉइंट से फर्स्ट क्वार्टर ही पास होगा। तो जब इससे ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द वेव पास होगा तो उसकी वजह से ये रेड स्पॉट ये अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगी तो वेव कुछ इस तरह हो जाएगी। अब ये स्पॉट यहाँ पर नहीं है, अब ये यहाँ पर मौजूद है ये स्पॉट, ये रेड स्पॉट। तो आप फिगर में देख ले, जब इससे फर्स्ट क्वार्टर पास होता है तो इस स्पॉट ने मीन पोजीशन से अपवर्ड डायरेक्शन में अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर कर ली। तो यहाँ पर ये जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है तो वो इक्वल है ए इसका एम्पलीट्यूड हो गया। अब इससे ये दूसरा क्वार्टर पास होगा, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आप देख सकते हैं कि जब ये क्वार्टर इससे पास होगा तो ये इस स्पॉट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगी और उसकी वजह से अब ये रेड स्पॉट इस अपवर्ड पीक पॉइंट से वापस जो है ना इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। तो जब ये इससे पास हो जाएगा तो सिचुएशन कुछ इस तरह होगी। अब रेड स्पॉट यहाँ पर है एग्जैक्टली, इससे 2 क्वार्टर पास हो गई। तो अब आप लोगों ने देखा कि रेड स्पॉट पहले यहाँ पर था एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड क्वार्टर। जब वो इससे पास हो रही थी तो ये रेड स्पॉट इस पॉइंट से यहाँ या मीन पोजीशन पे वापस आ गया। तो इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसने ए डिस्टेंस कवर कर ली, या इसने जो डिस्टेंस कवर की है वो एम्पलीट्यूड की इक्वल है। तो यहाँ पर एक ए और आ जाएगा। अब इसके बाद इस तीसरे क्वार्टर की बारी है, जब
ये क्वार्टर इससे पास होगी तो ये भी इस रेड स्पॉट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगी और हमारे पास वेव्स कुछ इस तरह होंगे। अब जो रेड डॉट या रेड पॉइंट है वो एग्जैक्टली यहाँ पर है। तो इस केस में ये रेड स्पॉट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ गया तो इसने डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड की इक्वल डिस्टेंस कवर कर ली, तो इसके साथ एक ए और आ गया और जब इससे ये लास्ट वाला पोर्शन पास होगा तो उसकी वजह से अब ये रेड स्पॉट अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगी इस तरह और ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस पहुंच जाएगी। तो इस आखिरी क्वार्टर की वजह से भी इसने एम्पलीट्यूड की इक्वल डिस्टेंस कवर कर ली तो ये भी ए आ गया। जब इससे ये सिंगल वेव साइकिल पास होगी तो हर एक क्वार्टर की वजह से पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वो एम्पलीट्यूड की इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं। तो इसमें तो 4 क्वार्टर हो गए तो इस वजह से टोटल डिस्टेंस क्या होगा 4 टाइम ए, मतलब ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो 1 2 3 4, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो अब आपकी बुक में सही ऑप्शन, इसमें सही ऑप्शन डी है, डी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो गया। Which of the following does not affect the time period of mass spring system? हमारे पास नीचे जो है ना 4 ऑप्शन है, उसमें पहला मास है, दूसरा स्प्रिंग कांस्टेंट, तीसरा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, चौथा है ऑल ऑफ द अबव इफेक्ट द टाइम पीरियड। तो इसमें कौन सी फैक्टर वो मास स्प्रिंग सिस्टम की टाइम पीरियड को इफ़ेक्ट नहीं करती, या आसान अल्फाज में मास स्प्रिंग सिस्टम की टाइम पीरियड इसमें कौन सी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती? तो एज वी नो दैट टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई k। ये हमारे पास फार्मूला है। इसमें m मास अटैच टू स्प्रिंग है और k इसमें फोर्स या स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो अब ज़रा आप ऑप्शंस को देख ले। टाइम पीरियड इन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला ऑप्शन है मास, तो मास पे डिपेंड करती है। दूसरा ऑप्शन है स्प्रिंग कांस्टेंट k, वो भी मौजूद है। तीसरा ऑप्शन है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, तो इस फार्मूले में एम्पलीट्यूड नहीं है। तो टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो इस वजह से MCQ नंबर 3 में सही ऑप्शन सी है। थर्ड नंबर, an object of mass small m oscillate on the end of a spring to double the time period. Replace the object with one of mass. अब सपोज कर ले हमारे पास एक मास स्प्रिंग सिस्टम है। इसकी मास m है, तो इसकी टाइम पीरियड को हम इस फार्मूले से मालूम करते हैं। अब इस MCQ में गिवन ये है कि सपोज कर ले अगर हम इस मास को एक दूसरे मास पे रिप्लेस कर दे जो क्या हो m डैश हो। अब ये मास ज़्यादा है तो इसकी वजह से टाइम पीरियड भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि टाइम पीरियड मास की स्क्वायर रूट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बुक में ये गिवन है कि सपोज कर ले इसकी टाइम पीरियड डबल हो गई, टाइम पीरियड इसकी डबल हो गई, तो ये नया मास m डैश कितना होगा, तो हमने ये मालूम करना है। तो एज वी नो दैट, अगर हम जो है ना पहला वाला केस ले ले, as we know that time period of mass spring system is equal to 2 pi into square root of m divided by k। ये पहला वाला मास है तो ये इसका इनिशियल टाइम पीरियड है। इफ़ अगर हम क्या कर ले, सपोज कर ले मैं कहता हूँ कि मैंने मास को बढ़ा दिया और टाइम पीरियड क्या हो गई, दुगनी हो गई, t डैश इज इक्वल टू 2t,
तो यहाँ पर जो नया मास है m डैश ये कितना होगा, हमने ये m डैश मालूम करना है। तो एज वी नो दैट t डैश, इसके लिए फार्मूला आ जाएगा 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m डैश डिवाइड बाई k में चेंज नहीं आएगा क्योंकि स्प्रिंग वही है, स्प्रिंग को हमने तब्दील नहीं किया है। अब यहाँ पर आप लोग t डैश की वैल्यू पुट कर दे तो ये आ जाएगा 2t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m डैश डिवाइडेड बाई k। अब इस इक्वेशन में आप लोग t की वैल्यू पुट कर दे इक्वेशन 1 से। जब मैं इसमें t की वैल्यू पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई k इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m डैश डिवाइड बाई k। 2 पाई के साथ कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर m डैश के ऊपर स्क्वायर रूट है तो इसको ख़त्म करने के लिए आप दोनों साइड को स्क्वायर कर ले तो ये आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m बाई k होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m डैश डिवाइडेड बाई k होल स्क्वायर। जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो 2 को स्क्वायर करने से ये 4 हो जाएगा और जब ये स्क्वायर रूट के ऊपर आ जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करती है तो यहाँ पे आ जाएगा m बाई k। इसी तरह यहाँ पर भी ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा m डैश डिवाइडेड बाई k। k के साथ कैंसिल हो गया विच एम्प्लाइज m डैश इज इक्वल टू 4 टाइम m। तो इस केस में हम मास को 4 गुना करेंगे तो उसकी वजह से टाइम पीरियड डबल हो जाएगी। तो इसमें सही ऑप्शन है सी। MCQ नंबर 3 का सही ऑप्शन वो 3 है। MCQ नंबर 4 को देख ले। ए कार माउंटेड ऑन शॉक एब्जॉर्बर इज लाइक ए मास ऑन स्प्रिंग। हमारे पास एक गाड़ी है उसमें शॉक एब्जॉर्बर मौजूद है तो गाड़ी का जो मास है, सपोज कर ले ये हमारे पास शॉक एब्जॉर्बर है तो इसको बुक वालों ने शॉक एब्जॉर्बर को एज अ स्प्रिंग कंसिडर किया है और इसके ऊपर ये गाड़ी का मास आप सपोज कर ले। तो इस स्टेटमेंट में ये सपोज किया गया है कि जो शॉक एब्जॉर्बर और गाड़ी का मास है तो ये सेटअप बिल्कुल मास स्प्रिंग सिस्टम की तरह है। ठीक है, ये गाड़ी का मास हो गया और ये शॉक एब्जॉर्बर। तो बुक वाले कहते हैं कि आप सपोज कर लिए कि ये मास स्प्रिंग सिस्टम की तरह बिहेव करती है। इफ़ वी इग्नोर डैम्पिंग, अगर हम डैम्पिंग को इग्नोर कर दें, हाउ व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशंस चेंज इफ़ पैसेंजर्स आर एडेड टू द कार। अगर हम उस गाड़ी में पैसेंजर्स को बिठाएंगे तो उससे गाड़ी की जो टोटल मास है या नेट मास है वो बढ़ जाएगी। एक तो गाड़ी का अपना मास हो गया, उसके साथ हमने इसमें पैसेंजर्स का भी इजाफा कर लिया तो टोटल मास या नेट मास वो बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में किस तरह की चेंज आएगी, मतलब फ्रीक्वेंसी ए ऑप्शन इंक्रीज हो जाएगी, बी ऑप्शन कम हो जाएगी, सी ऑप्शन वो सेम रहेगी और डी ऑप्शन 0 हो जाएगी। तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज कर ले ये हमारे पास गाड़ी हो गई, ये गाड़ी का मास m है और ये स्प्रिंग हो गया। तो एज वी नो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इज गिवन बाय 1/2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ k डिवाइडेड बाई m। ये मास स्प्रिंग सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने का फार्मूला है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मास स्प्रिंग सिस्टम की फ्रीक्वेंसी मास की स्क्वायर रूट को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम मास को बढ़ाएंगे तो उससे फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है कि फ्रीक्वेंसी में कमी आती है। बी ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज। MCQ नंबर 5, इसका स्टेटमेंट है इफ़ द पेंडुलम कंप्लीट्स एग्जैक्टली 12 साइकिल्स इन 2 मिनट व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम। हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, वो 2 मिनट में 12 साइकिल्स कंप्लीट करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। आपको पता है कि साइकिल्स ऑसिलेशंस को कहते हैं, मतलब वो 2 मिनट में 12 ऑसिलेशंस कंप्लीट करती है। सपोज़ कर ले ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, जब मैं इसको डिस्टर्ब करूंगा तो ये ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करती है
और ये ऑसिलेशंस कंप्लीट करती है। यहाँ पर अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी को मालूम करेंगे, तो उसको मालूम करने का जनरल फार्मूला है फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो इस न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस वो हमें दी गई है कि सपोज़ कर ले ये पेंडुलम 2 मिनट में 12 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रही है। टाइम हमें 2 मिनट का दिया गया है। अब आपको पता है कि टाइम की SI यूनिट सेकंड है और यहाँ पर टाइम मिनट में दिया गया है, तो आप मिनट्स को सेकंड में चेंज कर ले। फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइडेड बाई सेकंड। फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर ले, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 6 10 ज़ा 60, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 10 हर्ट्ज़। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, जब हम 1 को 10 पे डिवाइड करते हैं तो इससे आ जाएगा 0.1 हर्ट्ज़। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। बेटा आप MCQ नंबर 6 को देख ले। इसका स्टेटमेंट है ए सर्टन पेंडुलम हैज़ एन आयरन बॉब। हमारे पास एक पेंडुलम है, उसका बॉब आयरन का बना है। When the iron bob is replaced with lead bob of the same size, अगर हम उस आयरन बॉब को लेड की बॉब से रिप्लेस कर ले लेकिन दोनों की साइज़ अगर सेम हो, इसका मतलब ये है कि पहले हमारे पास आयरन बॉब थी, तो मैंने उस बॉब की सेम साइज़ का एक दूसरा बॉब लिया लेकिन वो लेड का बना है, और मैंने आयरन बॉब की जगह उस लेड की बॉब को सिंपल पेंडुलम में एडजस्ट कर लिया। इट्स टाइम पीरियड 12, तो इसकी वजह से उस सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड में क्या चेंजेस आएगी? ए ऑप्शन स्टे द सेम, बी ऑप्शन डिक्रीज, सी ऑप्शन इंक्रीज, डी ऑप्शन बिकम 0। तो अब इसको चेक करते हैं। सपोज कर ले ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है। पहले यहाँ पर मैंने आयरन बॉब लिया था, तो इस केस में इसकी टाइम पीरियड आ जाएगी, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी। इसमें एल लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम है, और ये मैंने आपको डिफाइन किया था कि लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम वो किसकी इक्वल होगी? तो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके बॉब की सेंटर तक, इस डिस्टेंस को हम लेंथ ऑफ पेंडुलम कहते हैं। इसमें स्ट्रिंग की लेंथ भी आती है, उसके साथ साथ रेडियस ऑफ द बॉब भी आता है। मतलब अगर मैं स्ट्रिंग की लेंथ और रेडियस दोनों को ऐड कर दूं तो इस टोटल लेंथ को हम लेंथ ऑफ पेंडुलम कहते हैं। तो ये इसका टाइम पीरियड हो गया। अब सपोज कर ली मैंने इस आयरन बॉब को लेड की बॉब पे रिप्लेस कर लिया। अब मैंने यहाँ पर लेड का बॉब ले लिया, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों की साइज सेम है, मतलब रेडियस दोनों की सेम है। रेडियस ऑफ द आयरन बॉब इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द लेड बॉब। रेडियस में चेंज नहीं आया, तो क्या उससे लेंथ में चेंज आएगा? अगर रेडियस सेम है तो इस वजह से जो लेंथ होगी तो वो भी सेम होगी। लेंथ ऑफ a simple pendulum in case of the iron bob is equal to length of the pendulum in case of the lead bob। अगर ये दोनों सेम है तो इस वजह से टाइम पीरियड वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करती है और लेंथ में चेंज नहीं आया। तो इस वजह से इसका सही आंसर वो ऑप्शन नंबर ए है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। बेटा आप MCQ नंबर 7 को देख ले। इसका स्टेटमेंट है ए वेव ट्रांसपोर्ट्स डैश। ये पॉइंट हमने लेक्चर्स में डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था। आपको पता है कि जब वेव्स किसी मीडियम में पास होती है तो ये अपने साथ एनर्जी को कैरी करती है, लेकिन ये पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम को अपने साथ ट्रांसपोर्ट नहीं करती। तो आप ज़रा ऑप्शंस को देख ले। ए ऑप्शन
एनर्जी बट नॉट मैटर। तो ये बिल्कुल सही है, वेव्स अपने साथ एनर्जी कैरी करती है और मैटर को कैरी नहीं करती। बाकी ऑप्शंस आप देख लें वो गलत होंगे। तो 7 नंबर MCQ में ऑप्शन नंबर ए सही है। 8 नंबर MCQs, इसकी स्टेटमेंट है द बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द एजेस ऑफ द ऑब्स्टिकल इज डैश। तो ये डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स की डिफिनीशन है, तो इसमें सही ऑप्शन सी है। 8 नंबर MCQ में सही ऑप्शन सी है, क्योंकि ये इन्होंने डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स की डिफिनीशन दी है। तो MCQs कंप्लीट हो गई। बेटा अगर इसमें आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।